Good morning. So today we'll start revision of depreciation chapter. कल हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की रिवीजन की थी, आज हम डेप्रिसिएशन की कर रहे हैं। अगर आपको पहले कोई प्रॉब्लम है तो आप पहले पूछ सकते हो, मैं अपनी रिवीजन बाद में करवा देता हूँ। किसी भी चैप्टर में, डेप्रिसिएशन में नहीं, किसी भी और चैप्टर में, रेक्टिफिकेशन में हो, डेप्रिसिएशन में हो, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोविजन एंड रिजर्व्स, 4 चैप्टर है आपके सिलेबस में इस बारी। चारों में कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए पहले। ऑफलाइन स्टूडेंट्स, आप में से किसी को प्रॉब्लम हो? नहीं? ऑल राइट, ऑल क्लियर, सॉरी, ऑल राइट नहीं, ऑल क्लियर है ना? ऑल क्लियर मीन्स, ऑल क्लियर मीन्स ऑल क्लियर, ऊपर से निकल गया। यस, ये बेटा थोड़ा मास्क उतार के बता दो, समझ नहीं आ रहा सर। 8, क्वेश्चन नंबर 8 बिल ऑफ एक्सचेंज में, क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्या प्रॉब्लम है बेटा इसमें? ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया। ए इज अ पार्टी ड्रॉर। ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बिल किसके पास आ गया? बिकॉज ए ने पहले गुड सेल की होगी बी के पास, है ना? देन ए ने बिल एंडोर्स कर दिया है सी को। अब ए क्या बन गया? एक्चुअली में ड्रॉई बन गया इसका सी का, है ना? एंडोर्सर है वो, ये है एंडोर्सी, ये ड्रॉर बन गया क्योंकि ए ने सी के देने थे पैसे। अब बिल किसके पास आ गया? सी के पास। सी ने जो बिल था वो एंडोर्स कर दिया है बी को, क्योंकि सी ने बी के पैसे देने थे। अल्टीमेटली पैसे पे किसने करने थे? अल्टीमेटली पैसे रिसीव कौन कर रहा है? बी ही, बी ही कर रहा है ना? बी ने ए के देने थे पैसे, ए ने सी के देने थे, सी ने बी के देने थे। इनिशियली पे भी बी ने ही करने थे, अब रिसीव भी बी ही कर रहा है। मीन कहा जाए तो बी ही बी को पैसे पे कर रहा है, मतलब कोई पैसे पे नहीं करेगा, एक्चुअली कोई रिसीव भी नहीं करेगा, बट एट द एंड इन द बुक्स ऑफ बी हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। वो एंट्री क्या रहेगी? बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिकॉज बी के लिए बिल पेबल पड़ा हुआ है अभी उसकी बुक्स में और रिसीवेबल भी है, क्योंकि जब इसने बिल दिया, इसको एक्सेप्ट किया बी ने, इसने कहा ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, और जब इसने सी से बिल लिया, इसने कहा बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सी अकाउंट। बाकी सारे अकाउंट क्लियर हो गए। एक बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल वो पड़ा है बुक्स में, वो नहीं कहीं कैंसिल हुआ। ठीक है, बिल पेएबल बीइंग लायबिलिटी विल बी कैंसल्ड व्हेन इट विल बी डेबिटेड, क्योंकि पैसे तो देने नहीं इसने। बिल रिसीवेबल बीइंग एन एसेट इज कैंसल्ड व्हेन इट इज कैंसल इट इज क्रेडिटेड। कम होगी हमारी, इसने लेने भी नहीं है पैसे, इसलिए बीपी और बी आर को आपने डेबिट क्रेडिट कर देना है, उल्टा कर देना है। बाकी पैसे ना कोई ले रहा है ना कोई दे रहा है, तो अल्टीमेटली बी इज द पार्टी हु हैज टू पे द मनी, बी इज ओनली द पार्टी हु हैज टू रिसीव द मनी। ठीक है, एनीथिंग एल्स? यस, देन है आपका, आप नोटबुक्स अगर बंद कर दोगे ना तो रिवीजन अच्छी, मतलब बुक्स बंद कर दोगे, नोटबुक्स आप खोल सकते हो, जहां आपने लिखना होगा अगर कुछ वो आप खोल सकते हो, है ना? मैं रिवीजन करवाऊंगा और मैं क्वेश्चन पूछूं, आप बुक से देखो और आंसर कर दो, वो नहीं। फाइन, आप सिर्फ वो पेज खोल लो जहां पे अगर आपको लगे कि लिखने वाली बात है तो आप लिख लो, जो आपको लगेगी लिखने वाली बात। हो सकता है कोई एक बात किसी खास के लिए लिखने वाली ना हो, किसी खास के लिखने वाली हो सकता है। ठीक, सो चैप्टर इज डेप्रिसिएशन, जिसको हम रिवाइज कर रहे हैं आज। डेप्रिसिएशन इज डैश एक्सपेंस। हैंड रेज करना बेटे, ये आपका जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं ना, ये भी हैंड रेज करना। डेप्रिसिएशन इज डैश एक्सपेंस। मेरे को पता क्यों लग रहा है, अगर 7 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, सातों के पास आंसर सेम है, ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा है मेरे को। अब 8 हो गए। यस वासुदेव, हाँ 2 हाथ खड़े किए, 2 आंसर है। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, यस। जिसका आंसर आ चुका है वो हाथ डाउन कर ले, हैंड डाउन कर ले, जिसका आंसर आ चुका है, इसके पास यही आंसर था। जिन्होंने भी हैंड रेज किया हुआ है, हमें ऑडिबल नेट इशू लग रहा है मेरे को। एम आई ऑडिबल? आई होप नाउ आई एम ऑडिबल।
सभी का यही आंसर था, सबका आंसर यही था, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। आंसर ठीक है, आंसर गलत नहीं है, बुक्स मत चेक करो आंसर। सर आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। बेटा वो नेट इशू लग रहा है, वैसे यहाँ पे सारे टावर्स पूरे आ रहे हैं, पूरे के पूरे 4-5 टावर्स हैं, सारे ही आए जा रहे हैं। नाउ इट्स ओके। सभी का आंसर यही था, नॉन कैश एक्सपेंस। यस सभी का यही था, इसके अलावा कोई इसका एक आंसर और है, ये आंसर गलत नहीं है, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। कौन सा आंसर है? हैंड रेज, जिसको याद है पता है हैंड रेज करो। कौन सा? रेकरिंग को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, आपका आंसर सही जा रहे हो, इसे हम क्या बोलेंगे? रेगुलर। और दिस इज नॉट अ काइंड ऑफ एक्सपेंस। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट ये एक्सपेंस का नेम नहीं है। आप 90% आप ठीक हो, मगर कंसेप्ट क्लियर है, वर्ड नहीं पता। एनुअल, एनुअल किसने कहा? एनुअल एनुअल एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस होते हैं? नहीं, ये आंसर नहीं है। कहीं पढ़ा है आपने एनुअल एक्सपेंसेस? कोई काइंड ऑफ एक्सपेंस हो? यस, एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स? आई होप कि, मेरे को लगता है कि आपको आवाज नहीं आ रही है। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस सर यू आर ऑडिबल। यस बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बीच में वॉइस कभी कभी क्रैक होती है, अदरवाइज है, आज इशू है नेट का मैम, पिछली क्लास में भी था। तो डेप्रिसिएशन इज, यू सेड इट इज विच एक्सपेंस? कौन सा बताया आपने? नॉन कैश एक्सपेंस। एक आंसर आ गया, एक आंसर की मैं और वेट कर रहा हूँ। सी अगर तो एमसीक्यू आए हो तो जो ऑप्शन दी वही लिखनी पड़ेगी आपको। अगर ब्लैंक्स आ जाती हैं तो उस हिसाब से एक और आंसर बनता है, अगर ब्लैंक की फॉर्म में आ जाए तो। यस मान्या? ग्रेजुअल एंड परमानेंट। ये काइंड ऑफ एक्सपेंस है, ठीक है, जैसे ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू, इट इज परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू। इज इट काइंड ऑफ एक्सपेंस व्हिच वी स्टडीड? अब गलत हुआ है, इट इज नॉट अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दो होते हैं, आप सही जगह गए लेकिन आपने ऑप्शन गलत ले ली। काइंड ऑफ एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? रेवेन्यू एंड कैपिटल, ये होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? जब हम एसेट को परचेज करते हैं, एसेट, फिक्स्ड एसेट को परचेज करते हैं, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब हमारा एक्सपेंस होता है, कोई लॉस वगैरह होता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। सैलरी पे करी, रेंट पे की, इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, इट इज अ काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेकरिंग आप वर्ड यूज कर रहे थे केतन, रेकरिंग ये वर्ड है। रेकरिंग आपका मीनिंग सही है, लेकिन एक्सपेंस की टाइप जो है वो रेकरिंग एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस की टाइप कैपिटल एंड रेवेन्यू। आपने रेगुलर वर्ड भी यूज किया, ये चीजें समझाने के लिए हैं। अगर हम टर्मिनोलॉजी पे जाएं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वासुदेव, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जब एसेट हमारी और परचेज करते हैं हम, इंक्रीज होती है हमारी एसेट, है ना। हमारे पास बिल्डिंग 10 लाख की पड़ी थी, मैंने 2 लाख की बिल्डिंग और बनवा ली, कोई ऑफिस बना दिया, वहां पैसा लगा दिया, मैंने कोई लैंड परचेज कर ली, या मैंने कोई मशीनरी परचेज कर ली, दैट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा एक्सपेंस जिसे हम कहते हैं, सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, बैड एड्स, सारे, डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दो आंसर है ये, नॉन कैश भी है, रेवेन्यू भी है। फाइन, ओके। वन एसेट वाज देयर से what rupees 1 lakh to be depreciated at the rate say 10% per annum. Rate of depreciation is 10% per annum. Till now I hope I am clear, है ना। And the asset has been purchased in the very beginning of a year, in between भी नहीं purchase करी। What is the question? सुनना ध्यान से। What is the difference between depreciations charged as per straight line method and diminishing balance method in the second year? I hope the question is clear. Question is totally your calculations. Difference between two depreciations, two कौन सी? Straight line method और diminishing balance method in the second year.
बिल्कुल, अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें वो तो सेम ही रहेगी, दैट इज रुपीज 10,000। अगर हम मिसिंग बैलेंस की बात करें तो इट विल बी 9,000। 9,000 क्यों? पहले साल 1 लाख पे लगी 10,000, 90 आ गया, 90 पे लगी तो 9,000 आ गया। अभी भी आंसर नहीं आया। आंसर क्या था? क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डेप्रिसिएशन? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो? अब आना है आंसर। यस, अब है, ये है आंसर। आंसर ये है। अगर क्वेश्चन होता कैलकुलेट डेप्रिसिएशन इन सेकंड ईयर तो आंसर था एक ये और एक ये। क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एसेट्स, टू डेप्रिसिएशन? तो आंसर इज 1,000 रुपीज। And in every case, the depreciation will be, as per straight line method, will always be more than the diminishing balance method. Always. सिर्फ फर्स्ट ईयर में मोर नहीं होगी, इक्वल रहेगी, उसके बाद तो वो कम होती रहेगी, ये सेम रहेगी, है ना? ठीक है। सो मैं क्यों मैं मतलब वर्ड पे जोर दे रहा हूँ, वहां पे देख लेना कि वहां पे लिखा क्या हुआ है, वहां पे क्या लिखा हुआ है, वहां पूछा गया है। हम क्या करते हैं, हम उसको, आप बिजनेस में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, इट इज वन ऑफ द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जब हम कह देते हैं कि जी कहने, सोच लेते हैं कि जी कहने वाला यही कहेगा, पूछने वाला यही पूछेगा, हम उसकी बातें नहीं सुनते, पूछ क्या रहा है, और ये बैरियर बन जाता है। तो चीज फिर समझानी होती है ना, बिकॉज सेंडर जो सेंड कर रहा है और जो रिसीवर रिसीव कर रहा है वो बात कुछ और ही हो जाती है, और ये बड़ा कॉमन बैरियर है कम्युनिकेशन में। हम पहले अज्यूम करके चलते हैं, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, उसको पहले ही इवैल्यूएट कर ली, यही पूछेगा, है ना? ठीक है। तो क्वेश्चन जो है वो पढ़ना और समझना, बिकॉज आपको क्या आता है इसके मार्क्स नहीं है, आपने क्या लिखा है इसके मार्क्स है, और क्या वो पूछा भी गया था जो आपने लिखा है। आपका आंसर बिल्कुल ठीक था, 10,000 रुपया, 9,000 रुपया, लेकिन पूछा गया था डिफरेंस। तो डिफरेंस आपका, अगर क्वेश्चन ये एमसीक्यू सपोज आ जाए तो आपको जो क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़ेगा, यार मैं 10,000 9,000 निकालो, यहाँ पे 1,000 क्यों दिया हुआ है, कहीं मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, 10,000 आना था इन्होंने 1,000 लिख दिया, माइंड में आएगा ना, है ना? क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो पूछा गया है ना उसके मार्क्स मिलने हैं, जो नहीं पूछा उसको तो कट ही जाएंगे, चाहे वो ठीक भी हो। बात समझ रहे हो? ठीक है। तो वहाँ बड़े पेपर देते वक्त बड़ा कूल सा रहना है, और बस पेपर ध्यान से, रीडिंग वाला जो एस्पेक्ट है ना आपका इतना अच्छा होना चाहिए ना कि आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैंने आपको बिल ऑफ ये जो आपका डेप्रिसिएशन है मैंने वो समरी लिखवाई है, इसीलिए, बिकॉज इतना बड़ा क्वेश्चन भी कांट अफोर्ड कि हम उसको बार बार पढ़ें। अगर वो डाटा 3 साल का आया है, 4 साल का आया, हम 3-4 बार सम को नहीं पढ़ सकते, हम समरी में ले सकते हैं। समरी पढ़नी ईजी है। हमने डिफरेंस निकाल लिए सालों के, पहले साल में कौन सा डाटा आना है, सेकंड ईयर में कौन सा आना है, थर्ड ईयर में कौन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम आपका पहले 1 मिनट लगेगा, लेकिन बाद में आपके 5 मिनट बचने हैं। ठीक है। देन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डेप्रिसिएशन अराइजेस बिकॉज ऑफ डैश। यूजेज, बिल्कुल यूजेज, यस। जैस्मीन? बिकॉज ऑफ टाइम लैप। टाइम लैप्स, बिल्कुल ठीक बात है बेटे। मान्या? Change in technology. ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। वेयर एंड टेयर, यस। जैस्मीन? सर रिपेयर्स। रिपेयर्स। दृष्टि? दृष्टि बेटी? दृष्टि आपकी आवाज नहीं आ रही बेटी। बेटा आवाज नहीं आ रही, लग रहा है जैसे एक्सीडेंट्स बोल रहे हो आप, यही बोल रहे हो? नहीं, आवाज नहीं आ रही। एक्सीडेंट भी एक रीजन है व्हाई डेप्रिसिएशन इज चार्ज, अगर आप ये बोल रहे हो तो। या फिर बेटा आवाज नहीं, ऑडिबल नहीं हो आप दृष्टि। सो दिस इज नीड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, और वी कैन से रीजंस व्हाई द डेप्रिसिएशन इज चार्ज, है ना? ड्यू टू रेगुलर यूज, ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ड्यू टू रिपेयर, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, सारा कुछ जो है ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, चेंजिंग टेक्नोलॉजी, सारा कुछ है, इसलिए जो डेप्रिसिएशन है वो चार्ज की जाती है। देन इज डेप्रिसिएशन इज डैश। मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं। डेप्रिसिएशन इज डैश। डेप्रिसिएशन इज अ रिजर्व, डेप्रिसिएशन इज अ प्रोविजन, डेप्रिसिएशन मे बी रिजर्व, मे बी प्रोविजन, या नन ऑफ दीज।
कुछ भी नहीं है। मैन ऑफ फीस, रिजर्व्स, दो बच गए। प्रोविजन, डेप्रिसिएशन इज प्रोविजन, रिजर्व रखते हैं प्रॉफिट्स में से। हाँ, तो वो डेप्रिसिएशन को ट्रीट करने का वे है। जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो डेप्रिसिएशन को ट्रीट करने का वे है। अदरवाइज डेप्रिसिएशन इज अ प्रोविजन। कई बार हम उसको प्रोविजन में डाल देते हैं, कई बार उसको हम एसेट में डाल देते हैं। दैट इज द वे ऑफ ट्रीटमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिजर्व वो होता है वास्तव जो प्रॉफिट से किया जाता है। अगर किसी साल कंपनी को प्रॉफिट्स ना हो, एसेट डेप्रिशिएट नहीं होगी ना, तो इट इज अ प्रोविजन, है ना। जो रिजर्व होते हैं प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के बाद होते हैं, जो प्रोविजन होती हैं पहले ही हो जाती हैं। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोविजन। देन इज a machinery was purchased for rupees 2 lakh and the rate of depreciation is 25% per annum as per reducing balance method. As per reducing balance method, what will be the value of this machine at the end of third year? Can you calculate this? Value of machinery at the end of third year, the method is reducing balance method, है ना। स्ट्रेट लाइन नहीं है, और अगर वो स्ट्रेट लाइन भी होता तो 1 लाख तब भी नहीं आंसर आना था मेरे ख्याल से, तब भी 50,000 आना था। कैसे निकालोगे? 2 लाख की एसेट को 25% से डेप्रिशिएट कर दो, पहले साल कितना आया? 2 लाख में 50 माइनस किया, कितना बन गया हमारा? 150। अब 150 में से 25% कितना बनेगा? ये 37500, कितने बन रहे हैं? 37500। ये माइनस करेंगे, इट विल बी 112500। अब इसका 25% निकालो, कितना आ रहा है? 12,000, 3,125, 25, तो 28,125 आ रहा है। थर्ड ईयर की, तो वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज 84,375, है ना। आपने क्या कैलकुलेट किया था? फर्स्ट मेथड के साथ, स्ट्रेट लाइन के साथ। स्ट्रेट लाइन के साथ में पूछा हुआ था रिड्यूसिंग बैलेंस के साथ, पहली बार। अगर स्ट्रेट लाइन से पूछा होता तो थर्ड ईयर का एंड पूछा हुआ है, तो 50-50 दिया, 3 बारी माइनस होना था। आपने 1 लाख लिख दिया था ना, तो 50 आंसर था, 1 लाख आंसर नहीं था। इसका 25% कितना बनता है? 50,000। तो 50 थर्ड ईयर का एंड पूछा हुआ, मीन 3 बाई 50 50 50 माइनस होने थे, तो 150 माइनस हो गए, 2 लाख में से 50 आंसर आना था। आंसर तब भी गलत है उस मेथड से भी, है ना। तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर अगर लिखा होता है इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, फिर यहाँ क्या आंसर आता? इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, मेरे आपके सामने है आंसर। इन द बिगिनिंग ऑफ थर्ड 11250। बिल्कुल ठीक है दीदी। In the beginning of third year means at the end of second year, एक ही बात है। Closing of 1 year is the opening of next year, so it would have been 112500, ठीक है। उस केस में 1 लाख, ठीक। देन है आपका differentiate between straight line method and written down value method on the basis of zero balance। कितना इजी क्वेश्चन, जीरो बैलेंस। कैलकुलेशंस नहीं है, ये थ्योरी है। डिफरेंस, यस अदिति। Sir, in straight line method, the value of asset can be 0, but in written down value method, it cannot be 0. It can't be 0, बिल्कुल ठीक है। In method which is straight line method, the value of asset will surely become 0, होनी ही है ना। बिकॉज हम उस पर ही चार्ज करे जा रहे हैं, 5 साल में कर रहे हैं, 10 साल में कर रहे हैं, 20 साल में कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ दोज 5, 10 और 20 years the value will be 0। बट इन केस ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इट कांट बी 0, कभी भी नहीं हो सकती 0, बिकॉज हम
उस एसेट के ओपनिंग वैल्यू को उस पर्टिकुलर ईयर में उसका एक पोर्शन राइट ऑफ कर रहे हैं, इट विच मे बी 10%, 5%, 20%, बाकी का तो पड़ा ही हुआ है, वो तो हर बार रहेगा ओपनिंग में, बिकॉज हम इनिशियली वैल्यू से नहीं कर रहे हैं, हम उस साल की वैल्यू से कर रहे हैं. इट कांट बी जीरो इन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. An asset is purchased. This I want to tell you the meaning of that word कि आपने बड़ा ध्यान रखना है word का. An asset has been purchased for rupees 2 lakh. Suppose on say 1st October 2019, the depreciation rate is 10%. Books of accounts are being closed on 31st March each year. Fine? मेरा question clear? ये मेरा question. Asset has been purchased on 1st October 19 for rupees 2 lakh. Rate of depreciation is 10% per annum. Straight line method. First method. Give me the amount of depreciation for the first year. Accounts are being closed on 31st March. कितनी? 10,000. बिल्कुल ठीक. ठीक है? 10,000. अगर वो कहे same question. Asset purchased on this date for 2 lakh, depreciate it at 10%. उसने ये पर एनम वर्ड नहीं लगाया. इसका मतलब कि 10% लगा देनी है, 6 मंथ्स नहीं लगाने हैं. नंबर ऑफ मंथ्स तब एप्लीकेबल होने हैं अगर पर एनम वर्ड साथ में लिखा हुआ हो. समझ आ रही है बात? उसने 10% पर एनम की बात नहीं करी, उसने कहा 10%, तो इसको 10% कर दो. ये इंपॉर्टेंस है पर एनम वर्ड की. अगर पर एनम लगा होगा तब नंबर ऑफ मंथ्स अप्लाई किए जाएंगे, और अगर नहीं लगा होगा तो नंबर ऑफ मंथ्स नहीं आएगी. इसमें फिर कितनी आएगी डेप्रिसिएशन? 20,000. उसने कहा ही नहीं 6 मंथ्स का निकालो, उसने कहा 10%, इसको डेप्रिशिएट कर दो. ठीक. ओके. चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज डैश. Is it the wish of the businessman or it is compulsory for the businessman, or it depend करता है कि करें या ना करें, कभी कर लें कभी ना करें, या एसेट की कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है यार. It is compulsory. It is compulsory. Why it is compulsory? Jasmine? सर क्योंकि टाइम लैप के साथ जो चेंज होती रहती है मशीनरी की वैल्यू, और हमें जो भी उसकी बुक वैल्यू होती है उस पर सेल करनी होती है, नॉट द सेल वैल्यू. कंपल्सरी क्यों है? इसमें आप कोई पॉइंट लिख सकते हो, नीड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, अगर आपको याद हो. टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, टू कैलकुलेट ट्रू पोजीशन ऑफ द बिजनेस. बोल दो, यही है. तो केतन बोल रहा है कि टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस. आपका आंसर दे रहा हूँ. टू कैलकुलेट ट्रू पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू नो द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द एसेट. कोई भी रीजन यहाँ पे आ सकता है, या फिर सबसे बड़ा रीजन, इससे भी बड़ा रीजन लीगल है. ये अगर ना चार्ज करे तो इलीगल हो जाएगा. डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करनी ही पड़नी है, इसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, है ना. So this is about this answer, and then is what will be the effect of GST paid on in the chapter depreciation? GST paid on asset purchased. बिल्कुल. नहीं बनाना डेप्रिसिएशन भी था. हाँ तो इस चैप्टर की बात कर रहे हैं. क्या इस चैप्टर में डेप्रिसिएशन नहीं बनाया? वो भी मैंने पूछा ही है, वो नहीं पूछा. बना तो चैप्टर में वो भी नहीं है. आपने देखना था कि वो किसको फर्क पड़ सकता है. ना फर्क पड़ेगा एसेट को, ना फर्क पड़ेगा डेप्रिसिएशन को. फर्क पड़ेगा तो सिर्फ बैंक को पड़ेगा, या जीएसटी की एंट्री है जीएसटी को पड़ेगा. क्वेश्चन वाज कि जीएसटी पे करने से इस चैप्टर में एसेट को फर्क पड़ेगा कोई कि नहीं पड़ेगा? एनी ऑनलाइन स्टूडेंट? कनेक्शन आपका टूट गया था पहले. No. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. किस अकाउंट को फर्क पड़ेगा? जीएसटी पे करना, एसेट अकाउंट को फर्क नहीं पड़ेगा. किस अकाउंट को फर्क पड़ेगा? एनीवन?
नेम द अकाउंट, जब हम जीएसटी पे करेंगे इस चैप्टर में तो किस अकाउंट को फर्क पड़ेगा? कोई? नो वन इज देयर। हिमांशु कह रहा है कि बैंक अकाउंट को फर्क पड़ेगा। इज ही राइट? बैंक अकाउंट को फर्क पड़ेगा? यस नो ही बोल दीजिए। बैंक अकाउंट को फर्क पड़ेगा, लेकिन हम इस चैप्टर में बैंक अकाउंट बना नहीं रहे होते हैं। हम इस चैप्टर में सिर्फ मशीनरी अकाउंट बना रहे होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस चीज का एसेट के अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ना है। एसेट पे नहीं पड़ रहा, बैंक पे पड़ रहा है, बिकॉज एंट्री हम क्या पास करते हैं? मशीनरी अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक की जो वैल्यू है, हमारी आउटफ्लो जो बैंक का है, चेक का है, वो बढ़ जाता है। ठीक है। देन इज फ्रॉम प्रोविजन एंड रिजर्व्स, उसमें से पूछ रहा हूं मैं। नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिजर्व्स, मेन टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स जो मेन काइंड्स थी वासुदेव। इससे पहले कि आप उस चैप्टर में पेज पहुंच जाओ देखने के लिए, आप आंसर दे दो। कोई बात नहीं, पीछे क्या देख रहे हो? है नहीं, कैसे पता आपको? नहीं देखा होगा ना। अच्छा चलो बताइए, आंसर दीजिए इसका। मेन काइंड्स ऑफ रिजर्व्स। यस कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल रिजर्व एंड रेवेन्यू रिजर्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिजर्व? बस इकट्ठा ही कर ले बेटा, आंसर बन तो रहा ही है। इकट्ठा ही करने हैं, अपने वर्ड्स ही अलग अलग बोल रहे ना। यस द रिजर्व्स विच आर, बिल्कुल ठीक है। द रिजर्व्स विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट्स आर नोन एज कैपिटल रिजर्व्स। तो फिर रेवेन्यू रिजर्व्स कौन से हुए, है ना? The reserves which are created out of revenue profits are known as revenue reserves। ठीक है। और कैपिटल रिजर्व की टाइप्स कौन बताएगा मेरे को? नहीं पता, होती भी नहीं ना, इसलिए क्योंकि टाइप्स होती है रेवेन्यू रिजर्व्स की। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, अभी बात हुई थी ना, है ना? कोई टाइप्स है ही नहीं रेवेन्यू, हमने सोचा नहीं क्वेश्चन क्या है। रेवेन्यू रिजर्व्स की होती हैं टाइप्स, कैपिटल रिजर्व कोई टाइप नहीं होती। रेवेन्यू रिजर्व की टाइप्स कौन बताएगा? 1 2 3 अब तो बता दो, इसकी तो होती हैं रेवेन्यू रिजर्व्स। यस जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व, बिल्कुल ठीक है। स्पेसिफिक रिजर्व की एग्जांपल, ऑनलाइन स्टूडेंट्स स्पेसिफिक रिजर्व की एग्जांपल दे दीजिए कोई। माने आप अदिति, तो प्लीज वो बने। सानिया, जैस्मीन, यस बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, बिल्कुल ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन ये होता है किस लिए वैसे? बाय दिस रिजर्व इज क्रिएटेड, इट इज अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। इसको बनाते क्यों है? बताओ, कोई बात नहीं, आप गलत बता दो मैं ठीक कर दूंगा। आप ये उतार लीजिए पहले मास्क, आंसर के लिए मास्क उतार लीजिए। करते क्यों हैं? वाई वी क्रिएट वर्कमैन रिजर्व? वर्कमैन, नीड ऑफ क्रिएटिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कौन? वर्कर्स हैं। कंपनसेशन मींस क्यों करेंगे हम कंपनसेट वर्कर्स को? सैलरी दे तो रहे हैं उनको। बस आसपास ही हो बेटा आप, बिल्कुल ही आसपास हो आप। एक बार वर्ड बोल दोगे ना, वो बहुत आसपास हुआ, आ रहा है आंसर। वर्कमैन आर वर्कर्स, एम्प्लॉइज। कंपनसेशन किसको? वर्कर्स को। उनको लॉस क्यों हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? प्रॉफिट लॉस तो हमारा है।
एक वर्ड बोल दो जो वो मिस कर रही है। इंजरी और एक्सीडेंट। अगर वर्कर को इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए काम करते करते, उसको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा पैसा, उसका इलाज करवाना पड़ेगा। डेथ हो जाए तो उसको फैमिली को पैसे पे करने पड़ेंगे। वो पैसे कहाँ से आएंगे? हम पहले ही मान के चलते हैं कि उसका रिजर्व ही रख लो अलग से, यार कहीं ऐसा ना हो जाए कल को चोट लग जाए तो पैसे देने पड़े, हमारे पास पैसे ही ना हो, हम उसको रख लेते हैं। इट इज द रिजर्व मेंटेन्ड टू कंपनसेट द वर्कर्स इन केस ऑफ एनी इंजरी, एनी एक्सीडेंट और डेथ केस एक्सेट्रा। ठीक है, और कोई स्पेसिफिक रिजर्व तो वो इस रिजर्व में थोड़ी देंगे। जो एडवांस सैलरी ले जाए वो एडवांस सैलरी लेगा फिर उस केस में, अगर वो है ऐसा हिसाब का कंपनी में तो, है ना। कंपनसेशन वो है जो पे कर दिया खत्म। जो आप बात करें एडवांस सैलरी वापस भी लेनी है उससे, अब वो कहाँ से पे कर रहे हैं वो इशू नहीं है, कहीं जब यहाँ से पे कर सकते हैं, इसमें क्या। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ये कोई रिजर्व नहीं है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कोई रिजर्व नहीं है ना। मैंने तो नहीं करवाया रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, बैठ जाओ बेटा, मैंने नहीं करवाया रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये कौन सा रिजर्व होता है आप बताओ? नहीं होता तो मैंने भी नहीं करवाया। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर इज द पर्पस, the name of the reserve is debenture redemption reserve, the reserve which is maintained या which is created to redeem the debentures। जब पैसा वापस करना पड़ेगा कहाँ से करेंगे? 5 साल के 10 साल के बाद लोन लिया वो वापस करना है। पहले से डिसाइड होता है। हाँ यही रखेगा, अब उसको थोड़ी लिखेगा बैंक लोन रिडेम्पशन रिजर्व जब इशू डिबेंचर्स की है। जनरल कर ले, फिर जनरल में आ जाएगा, बाद में रखेगा नाम तो जनरल से पैसे वहां ट्रांसफर कर ले। हाँ इस पर्पस कोई भी हो सकती टाइप, तो ऐसी बात नहीं, कोई टाइप भी हो सकती है ना। सपोज आपने सोचा है कि मैंने घर पे नई एलईडी लगानी है, आप उसके पैसे पहले जोड़ रहे हो, एलईडी रिजर्व। जो आपने खर्चा करना है 5-7 साल के बाद, साल 2 साल के, आप जो पैसे जोड़ रहे हो वो पर्टिकुलर रिजर्व हो गया। अगर आप कहें नहीं यार जब वो इकट्ठे हो जाएंगे किसी पर्पस के लिए यूज कर लेंगे, चाहे वहां पे एलईडी ले ले, चाहे वहां पे मोबाइल ले ले, चाहे फ्रिज ले ले, वो जनरल रिजर्व से हो जाएगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन ये भी एक रिजर्व है कि इन केस कंपनी का प्रॉफिट्स कम हो, मान लेते हैं तो कंपनी डिविडेंड नहीं पे करेगी उस साल, बिकॉज कंपनी को प्रॉफिट्स ही कम हुए, प्रॉफिट्स में से डिविडेंड पे करना है। लेकिन इससे क्या होता है, कंपनी की जो गुडविल है डाउन हो जाती है, कंपनी कभी डिविडेंड पे करती है कभी नहीं पे करती। शेयर होल्डर जो है वो सेटिस्फाइड से नहीं रहते, ये पता नहीं चलता है कंपनी का उसमें डिविडेंड पे करना है कि नहीं करना है, बिकॉज शेयर होल्डर वांट कि हमें इनकम जनरेट, हमें पैसा आए, थोड़ा बहुत डिविडेंड मिले। तो कंपनी शेयर होल्डर को खुश करने के लिए और अपनी रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए कंपनी एक रिजर्व तैयार कर लेती है, दैट इज डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। कि अगर किसी केस में प्रॉफिट्स कम हुए या प्रॉफिट ज्यादा भी हुए सपोज, लेकिन हमें पैसा चाहिए, लेकिन हमने शेयर होल्डर भी खुश करने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पैसा वहां से यूज कर लेंगे, डिविडेंड इक्वलाइजेशन, डिविडेंड इक्वल कर देंगे, इनको पे कर देंगे, रिजर्व रखा होता है कंपनी ने उसमें। बिल्कुल पहले कम पे करते हैं ना, पैसा तो प्रॉफिट से ही आना है। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? हाँ जी जैस्मीन, इतने खुश क्यों हो रहे हो जैस्मीन?